पिक्चर चालू करो बे। वॉर रुकवा दी पापा। वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। हम घर में घुस के मारेंगे। खाओ माँ कसम। बकवास करवा लो। ये भी एक कला होती है, बकवास करना हर किसी के बस की नहीं है। गजब बेइज्जती है। मोदी जैसा इस देश में कभी कोई इतना बड़ा झूठा पैदा नहीं हुआ, इतना मोदी झूठ बोले। ठीक है। और एक बात पर्सनली कहना चाहता हूँ, किसी को बताइएगा मत, मोदी जी को किसी ने झूठ बोलने का PhD करवा दिया है। ठीक है? किसी ने करवा दिया है। उठते बैठते सोते पढ़ते इंडिया में नहीं, विदेशों में भी जाते तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, विदेश में भी जाके। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप तो सरकार के क्रिटिक माने जाते हैं। नहीं, क्रिटिक नहीं है हम। सरकार, हर नागरिक को क्रिटिक होना पड़ेगा। सरकार जो है, आप जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहाँ कहीं वो कट मारता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बात तो सही है। हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है, हमने मत दे करके बनवा दिया। अब गड़बड़ करोगे तो टोकेंगे, रोकेंगे। ये नियम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का नियम होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। इन रेल दुर्घटनाओं में करीब 650 यात्रियों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 2000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपकी इन नाकामियों का खामियाजा इस देश की जनता अपनों की जान देकर भुगत रही है। शर्म नहीं आती तुझे? ये व्यक्ति बहुत बदतमीजी से बात करता है और आप उसको रोकते नहीं है। ये पूरा भाषा सही कर लो भाई, ये भाषा बहुत बदतमीज है। गजब बेइज्जती है। बहुत भाषा सही कर लो। दूसरी बात, इसको ज्ञान नहीं है। अरे तुम जैसे बदतमीज आदमी, उसमें जैसे बदतमीज लोगों से तुम्हें बदतमीजी से ही सिखानी पड़ेगी। बहुत हल्का, तुम जैसा बदतमीज आदमी जो है ना, तुम्हें बदतमीजी से ही सिखाना पड़ेगा। वो उसी तरह से बात करता है। एक तो ज्ञान नहीं है, कौन से राज्यों में चुनाव हो रहा है पता नहीं है, उसमें कर्नाटक नहीं है, देश के अंदर में वो कर्नाटक, वही संस्कार, वही डीएनए, ये बात नहीं समझ पाया है। वही डीएनए है आपका। ये सड़क छाप गुंडों का ही डीएनए है आपका। सड़क छाप गुंडे, स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ लड़ने वाले सड़क छाप गुंडों का डीएनए, भाषा इसका इस्तेमाल, भ्रष्टाचार करना, गुंडागिरी करना, ये आपके डीएनए का अंश है। गाली गलौज करना, ये भ्रष्टाचारी में ही इसलिए और आपका नेता वहां बेटे दोनों जेल में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज जो हम ये कलावा बांध के सिर्फ ऊपर करके चल रहे हैं, ये मोदी की देन है। ये 10 साल में मोदी की देन है। अरे चल चलो, तुम्हारा कुछ नहीं बोल सकते तुम, कोई औकात नहीं है बोलने की। इमोशनल क्यों हो रहा है? में कांग्रेस में क्या होता ना 60 साल में, तो आज हिंदुस्तान के युवा, मजदूर, गरीब, महिला अपने इसके लिए नहीं रोता। ग्रेट एक्टिंग गाइस। हो गए? नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। एक तो मेरे सामने है। ये कह रहे हैं 60 साल। ठीक है, एक बात बताओ भाई, कांग्रेस ने देश को ऐसा प्रशासन दिया, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाता है। ठीक है, और मोदी के शासन में एक राजघराने का बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते? इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की। ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का। इनको ये नहीं पता। फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा। मत करिए। अच्छा, एक नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं।
चुप कराइए बिल्कुल। ये व्यक्ति गजब बेइज्जती है। टिप्पणी कहलाती है। महिला होके भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। चुप रहिए। अच्छा मैं शांत हो जाइए। अरे चुप रहिए। अब आप कहीं आप बीच में आ रहे हैं तो आपकी मर्जी। एक एक करके मैं तो दोनों को ही निवेदन कर रहा हूँ। मुझे क्या निवेदन? मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। क्यों परेशान? एक एक करके। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? प्याज लहसुन का सेवन जबकि कावड़ को सावन के महीने में हिंदू सनातनियों के घरों पे बिल्कुल बंद हो जाता है, और जो जल लेकर के जाते हैं उनको भी बंद हो जाता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। प्याज तो जमीन में पैदा होता, बताओ दिक्कत बताओ क्या है तुम्हें? भाई रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के? बता तू। और मुस्लिम समाज भी खुद स्वयं जल लेने जाता है डाक कावड़ के अंदर। कई मुस्लिम समाज के लड़के दिखा दूंगा जो टोपी लगा करके दौड़ते हैं। कब हो गई? वो भी मांस और अंडा ये सब चीजें छोड़ देते हैं भाई साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या बात करता है यार? क्या मजाक करते हो? ये गू खाने वाले अंधभक्त। इनको खाता है ये अंधभक्त। इनकी बात कौन खाता है? ये अंधभक्त और कौन? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम खोटा बात बंद बनना है तो बाप। एक बात आप मुझे बताइए, अगर इतना प्रोटीन उसके अंदर होता है तो एक गाय का बछड़ा गौमूत्र क्यों नहीं पीता? बात तो सही है। क्यों माँ का दूध पीता है? क्योंकि उसको ये पता है। और आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध पिलाते हैं या फिर आप एक बात बताइए गौमूत्र पिलवाते हैं? अभी पता चलेगा। तो दूध ही पिलाते हैं ना। तो फिर एक बात आप मुझे, तो आप तो कह रहे हैं कि उसमें ज्यादा प्रोटीन है। पी के देखा है आपने? मेरे तक नहीं, आप उनसे ये पूछिए, कभी उनसे पूछ कर देखिए आपने, उन्होंने पी के देखा है क्या कि उनको ये पता है? एक बच्चा बछड़ा इनसे समझदार है। में तो करीब करीब मिला रहता है ना। नहीं तो बाबा रामदेव खुद पीते हैं क्या? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट इतने शक्तिशाली हैं तो बाबा रामदेव अपनी आंख क्यों नहीं खोल लेते? आंख की दवाई बांट रहे हैं जब, तो अपनी आंख खोल के दिखाए बाबा रामदेव। दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है नहीं, वो आदमी खुद काना है, वो लोगों को आंख खोलनी सिखा रहा है। आप बताइए। तमीज है बात करने का? बताओ क्या दिक्कत हो गई? तमीज है? समस्या बताओ, नहीं बताओ बोले। बोलने दीजिए। नहीं समस्या बताओ, क्या दिक्कत है बताइए, अपनी बात बताइए। समस्या नहीं बताओ, क्या गलत लग रहा है हमको बताइए तो कम से कम बताइए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अयोध्या के बाद वैसे बे धर रहे हो, ठीक है? क्या वही भगवान है? राम को रहे हैं? तुमको पता नहीं है को रहे? राम भगवान नहीं भगवान थे। बीजेपी वाले में तुमको बहुत बुरा कहेंगे, ऐसी बात बोलोगे? हम बोल रहे हैं, बताओ भगवान है? राम नहीं थे भगवान? भगवान रहे काहे भगवान है बताओ? मैं तो कहता हूँ प्रभु श्री राम बोल, प्रभु श्री राम बोलिए यार। भगवान थे, राजा के लड़का थे यार, भगवान थे। बात तो सही है। दौड़ा तो कॉमन मैन के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है? हमारे सारे एजेंडा कॉमन मैन के लिए ही है, कोई खास आदमी के लिए नहीं। आइए देखते हैं। आपको पता है राम मंदिर बनने से पहले नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अडानी ने अयोध्या में जमीन खरीदी थी। ये जमीन भारतीय सेना की ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास के लिए रिजर्व की गई थी। इसका मतलब ये कि जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए इस जमीन को डी नोटिफाई करवा दिया। जी हाँ, जमीन डी नोटिफाई होने के बाद मोदी का खास दोस्त अडानी अब राम नगरी की इस जमीन से करोड़ों रुपया बना सकेगा। यानी नरेंद्र मोदी राम नगरी अयोध्या में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? पहले देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, टोल और धरोहरों को अपने मित्रों के नाम किया। अब भगवान राम की नगरी को अपने मित्र के साथ मिलकर व्यापार का अड्डा बना रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान हम बहुत कंफ्यूज गया हूँ भगवान, समझ नहीं आ रहा नौकरी कैसे मिलेगी। ये गोला पर बेरोजगारों का कौनो इज्जत नहीं है। घर जाता हूँ तो घर वाला टाना देता है, बाहर जाता हूँ तो समाज। साला स्कूल के वक्त कौनो बोला बीटेक कर लो, कौनो बोला बीकॉम। हम जब सब डिग्री ले लिया, नौकरी के लिए गया तो नौकरी वाला बोला डिग्री कौनो काम का नहीं, सब शकील पे होता है, शकील पे ध्यान दो, शकील पे। ये चीज तो कोई बताई भी नहीं किया भगवान कि नौकरी के लिए डिग्री नहीं, शकील की जरूरत होती है। ये गोला पर प्राइवेट वाले का कौनो इज्जत नहीं। शादी के लिए कौनो बाप अपना बेटी नहीं देना चाहते प्राइवेट वाले को, और ये सरकार बहुत हरामी है भगवान। सारा सरकारी नौकरी प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, और वैकेंसी गलती से निकाल भी दे तो पेपर लीक करवा देता है। हम क्या करूं भगवान, हम बहुत आ गया हूँ भगवान। गजब बेइज्जती है। सरकार साला जुमलाबाज सरकार है भगवान, गलती से कोनो कुछ बोल देगा खिलाफ तो साला जेल करवा देता है। साला ये सरकार नौकरी बढ़ाने की जगह महंगाई बढ़ा रहा है।
हम करे तो करे क्या भगवान, हम बहुत फसटिया गया हूँ भगवान, बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, हम तो कोई राज दिखाओ भगवान, फसटिया गया हूँ भगवान हम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रियंका जी शाहजी जवाब देंगे। बोलिए प्रियंका जी। थैंक यू। सबसे पहले जब आप इतने सेंसेशनल क्लेम्स कर रहे हैं, इतने लाख करोड़ की जमीनें, इतनी संपत्ति, तो ये क्या भाजपा के पास सेंसेशनल का नहीं पहुंचा क्या कि बैकफुट पे चलेगा? उदारता की बात कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2014 से 24 के बीच में उदारता का ख्याल नहीं आया था, अभी इतने उदार हो गए आप लोग कि जब इसी का गठन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो संपत्ति की जांच तो भाजपा की भी होनी चाहिए। जिस समय में कोरोना काल में हमारे लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी, भाजपा का कार्यालय देश के हर कोने कोने में खुल रहा था, कहां से वो पैसे आ रहे थे? तीसरी और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके इस बिल में यह मेंशन है, एनीवन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स कैन बी पार्ट ऑफ वक्फ काउंसिल। इसका अर्थ यह है कि कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ काउंसिल का हिस्सा हो सकता है। आप मंदिरों में दूसरा धर्म छोड़िए, अपने ही लोगों के दलित पिछड़ों को आने नहीं देते हैं और दूसरे के धर्म में आप दूसरे धर्म वाले को लोगों को घुसा रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? आपने दान पेटियों पर कुंडली मारकर एक आधिपत्य बना लिया है। मंदिरों की संपत्तियों पर कौन बात करेगा? किसका कब्जा है उस पर? एक तबका 90% आबादी का हक खा रहा है कि नहीं खा रहा है? इसके ऊपर क्यों नहीं कह रहे? सुनिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है। हिंदू मुसलमान जितना आपको करना है करिए, इस बिल का भी हम विरोध करते हैं और मीडिया को भी देश की रुख समझनी होगी, देश की आत्मा की आवाज कह रही है। मीडिया को फैक्ट समझना होगा। ये आप जो ये समझ मीडिया को जली ना, तेरी भी जली ना। शेख हसीना का हारना बांग्लादेश में भारत का हारना है। उन्हें इस्तीफा इसी शर्त पे दिया कि आप जिंदा जाना है तो इस्तीफा दीजिए, वरना अगर उन्हें भागना ही था बांग्लादेश से तो बिना इस्तीफा दिए भाग जाती। लेकिन जब तक कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देता, दुनिया का सारा देश उसी को प्रधानमंत्री मांगता। बात तो सही है। तो बांग्लादेश से शेख हसीना चली जाती तो प्रधानमंत्री वही कही जाती। इसलिए आर्मी ने कहा कि देख भैया, हमको मारने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, हम हट जाते हैं, पब्लिक मार डालेगी। सारा इसे पीछे गेम चल रहा है किसका? आर्मी का। मिलिट्री है आर्मी, लेकिन शेख हसीना भी कम नहीं थी, डिक्टेटरशिप कुछ ज्यादा थी, विपक्ष में लोगों को जेलें भेजवा देती।